फ्रेंड्स, मैं सरस आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल टारगेट होल्डर्स में। दोस्तों, आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध का पार्ट सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है और उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर जो टोटल 4 स्रोत होते हैं उसमें से मैंने 2 स्रोत धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जुड़े जो भी फैक्ट और डिटेल्स हैं वो मैंने अच्छे से वहाँ पर चर्चा किया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उस वीडियो को देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम जो है स्रोत के जो टॉपिक है उसको कंप्लीट पूरा कर लेंगे, जिसमें हम जो बाकी के बचे हुए 2 स्रोत हैं हमारे विदेशियों द्वारा विवरण और जो पुरातात्विक स्रोत, उनके बारे में हम उनसे जुड़े जितने भी तथ्य हैं उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहती ही है। तो लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। देखिए, विदेशियों द्वारा विवरण, इसका क्या मतलब है कि प्राचीन इतिहास के समय बहुत सारे विदेशी यात्री जो यूनानी, अरबी और रोमन और चाइना से आए थे, ये सभी यात्री यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर भ्रमण किया, भारत में घूमा आकर, और भारत में घूमकर उन्हें यहाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल हुई। यहाँ के राजा, यहाँ की शासन व्यवस्था, समाज, संस्कृति के बारे में उन्हें जानकारी मिली, तो उन्होंने उसकी डिटेल अपनी लिखित पुस्तकों में दिया है। तो वो भी हमारे लिए एक तरह से स्रोत का काम करते हैं, जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखते हैं कि यूनानी लेखकों में कौन कौन आए और उन्होंने कौन सी बुक लिखी जिससे हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं, और फिर अरबी कैसे आए, उनमें से कौन कौन आए, और रोमन कौन आए, और चाइनीज़ में कौन कौन से लेखक आए। तो देखते हैं। सबसे पहले यूनानी लेखक। तो यूनानी लेखक में सबसे पहले हमारे आते हैं हेरोडोटस जो थे, उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, और इनकी जो पुस्तक है वो है हिस्टोरिका। ठीक है, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि हेरोडोटस की लिखित पुस्तक क्या है, तो हिस्टोरिका है। ठीक है, और ये इतिहास के पिता भी कहे जाते हैं। तो हेरोडोटस से ये 2 फैक्ट्स हो गए। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, यूनानी लेखक में और कौन कौन आए हैं। तो जो नेक्स्ट है आपका दोस्तों, वो है मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज जो था वो यूनानी लेखक है ये भी, और ये सेल्यूकस जो राजा थे वहाँ के यूनान के, ठीक है, उनका राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस का राजदूत था ये, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। मतलब भारत में जब मौर्य काल में चंद्रगुप्त का शासन था, चंद्रगुप्त यहाँ पे राजा थे, तो उनके शासन काल में उनके दरबार में मेगास्थनीज आया था, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। ठीक है, उसने इस पुस्तक में यहाँ के मौर्य साम्राज्य के बारे में और बाकी अन्य व्यवस्थाओं के बारे में बताया है, जानकारियाँ दी है। उसके बाद जो अन्य लेखक हैं वो अज्ञात लेखक है, इसके बारे में हमें, इनके नाम के बारे में ज्ञात नहीं है, पर हमें एक और ऐसी पुस्तक मिली है जिसके लेखक के बारे में तो ज्ञान नहीं है, पर ये बुक कब की है, 1वीं सदी की है, और इसमें भारत के बंदरगाहों और जो यहाँ के नेचुरल सिचुएशन है, प्राकृतिक स्थिति और व्यापार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इस पुस्तक का नाम क्या है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी लाल सागर का विवरण। इसमें हमारे भारत के जो भी बंदरगाह महत्वपूर्ण रहे हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ हमारा किससे कितना व्यापार होता था, इसके बारे में डिटेल मिलती है, पर इसमें इसके लेखक के बारे में हमें जानकारी नहीं है। उसके बाद तीसरा अगर हम देखें यूनानी लेखक में, तो कौन थे, टॉलेमी जिन्हें ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है, और ये ज्योग्राफी, इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, ज्योग्राफी, जो उन्होंने 150 ईस्वी के आसपास लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत के भूगोल और वाणिज्य, यानी यहाँ के कॉमर्स, यहाँ के लेन देन, खरीद फरोख्त जो है उसके बारे में बताया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रैबो। ये भी यूनानी ही लेखक थे, और इन्होंने ये व्याख्यान दिया है, इन्होंने कहा है कि जो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक में जो भी विवरण दिया है भारत के बारे में वो काल्पनिक है, मतलब वो सही नहीं है, ऐसा स्ट्रैबो ने कहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें रोमन लेखक की बात करें, तो रोमन लेखक में एक ही आए हैं, प्लीनी। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है,
जिसमें भारत और इटली के बीच होने वाले उस समय के जो व्यापारिक संबंध थे उसके बारे में जानकारी दी है। भाई आपको पता है रोमन लेखक मीन्स इटली से आया हुआ, तो इटली साम्राज्य से जो प्लिनी आया था उसकी पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्टोरी का, ध्यान रखिएगा। हेरोडोटस जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं वो यूनानी लेखक थे और उनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था, लेकिन जो प्लिनी है उनकी पुस्तक का नाम नेचुरलिस्ट कह सकते हो या फिर नेचुरल हिस्टोरिका है, जिसमें उन्होंने क्या जानकारी दी है उस समय में भारत और इटली के बीच में जो व्यापारिक संबंध थे, जो व्यापार होता था उसके बारे में जानकारी दी है। उसके बाद अगर हम चीनी लेखक की बात करें तो चीनी लेखक में कौन कौन आए हैं उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो फाहियान आए थे, जो गुप्त शासक, हमारे भारत में जब गुप्त वंश का राज चल रहा था तो उस समय के जो राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके दरबार में फाहियान आए थे। ठीक है, जब कब आए थे? 5वीं सदी के आरंभ में। जब 5वीं सदी का आरंभ का समय चल रहा था उस समय भारत में गुप्त शासन यहाँ पर था और गुप्त शासन के जो सरकार जो मतलब राजा थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके दरबार में फाहियान आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जो कि गुप्त शासक थे गुप्त वंश के, और इनकी बुक का नाम क्या था? फूकोकी, जिसमें इन्होंने गुप्त काल में गुप्त वंश के राजाओं के समय देश की सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में डिटेल से बताया है। तो फाहियान की पुस्तक का नाम फूकोकी, और वो कब आया? 5वीं सदी के आरंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो बस यहाँ से ये फैक्ट निकल कर आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है चाइना से आया हुआ वह है वेनसांग। ठीक है, वेनसांग को युवान स्वांग भी बोलते हैं। ठीक है, युवान स्वांग, और ये आए थे हर्षवर्धन के दरबार में 629 ईस्वी में। 629 ईस्वी में भारत आए थे हर्षवर्धन जो जब राजा थे उनके दरबार में, और इनकी बुक का नाम है सियुकी। ठीक है, फूकोकी तो फाहियान का है, लेकिन वेनसांग किसका है? वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सियुकी। ठीक है, जो वाटर्स एक थिंकर है उन्होंने क्या कहा है कि भारत को इनटू यानी अर्धचंद्राकार नाम देता है। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, कई बार आया है कि किसके अनुसार भारत को अर्धचंद्राकार नाम दिया गया है, तो वो है वाटर्स। वेनसांग के जो मित्र थे, करीबी मित्र थे वीली, उन्होंने उनकी जीवनी लिखी थी, उनके बारे में लिखा था, तो उससे भी हमें डिटेल मिलती है कि वो भारत आए थे और इत्यादि जो भी उनके बारे में। तो भारत से जुड़े भी उनके प्रसंग हैं जो उनकी पुस्तक, जो वीली जो उनके मित्र थे उन्होंने उनकी जीवनी में लिखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ जो ये सीयू की जो वेनसांग की पुस्तक है इसमें हर्षकालीन के भारत में जो राजनीति, धर्म, रीति रिवाज, समाज, इसका तो वर्णन है ही, साथ ही साथ उस समय के 138 देशों का जहाँ जहाँ पर वेनसांग गया उन सब का भी विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना से एक और आया इत्सिंग। ठीक है, इत्सिंग, कौन? इत्सिंग। ये आए थे 7वीं शताब्दी में, और इनकी पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के बारे में। आपको मालूम होगा कि प्राचीन इतिहास के समय नालंदा और विक्रमशिला बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ थी, विश्वविद्यालय थे, और उनके बारे में जानकारी हमें इत्सिंग की पुस्तक से मिलती है, जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो जो अरबी लेखक थे, अरबी लेखक में कौन कौन आए? तो सुलेमान और अल-बरूनी। ठीक है, सुलेमान और अल-बरूनी। सुलेमान कब आए? 9वीं शताब्दी में भारत आए थे। उस समय भारत में पाल प्रतिहार शासक मतलब राज कर रहे थे, और उन शासकों के बारे में डिटेल में सुलेमान ने अपनी यात्रा वृत्तांत या अपनी पुस्तक में लिखा है। ठीक है, उसके बाद अल-बरूनी जो है, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं आता पर अल-बरूनी से पक्का आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल-बरूनी जो थे वो मोहम्मद महमूद गजनवी के समकालीन थे। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी का समकालीन था? समकालीन मतलब उसके समय उसके साथ आया था, तो अल-बरूनी। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम तहकीक ए हिंद यानी किताब उल हिंद इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, जिसमें उन्होंने यहाँ के निवासियों के बारे में, यहाँ के जो निवासी रेजिडेंट्स थे उनकी दशा के बारे में वर्णन किया है। तो ये थे हमारे विदेशी जो यात्री आए, विदेशी यात्री, उनसे जो विवरण हमें मिला है प्राचीन इतिहास के बारे में वो हो गए। अब आते हैं पुरातात्विक शोध।
तो पुरातात्विक स्रोत जो है इसमें क्या क्या आते हैं, तो अभिलेख हो गए, मुहर हो गए। आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें आती हैं, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष यानी कि कोई बिल्डिंग या फिर कोई मंदिर, कोई भी किला वगैरह, और मृद भांड, आभूषण, इनके जो भी हमें पुराने अवशेष मिले हैं, ठीक है, उनसे हमें जानकारी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में मिलती है। मतलब पुरातात्विक स्रोत का मतलब है कि उस समय के कुछ पुरानी चीज़ें जो यहाँ पर मौजूद रह गई, दफन है, जो खुदाई करके हमें प्राप्त हुए हैं और जिनसे हमें कुछ जानकारियाँ मिली हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, तो ये भी एक स्रोत की तरह काम करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, अभिलेख के बारे में जानते हैं। तो अभिलेख क्या होता है, पहली बात तो अभिलेख किसे कहते हैं, जो लेख, ठीक है, या फिर जो मुहर प्रस्तर स्तंभों पे यानी कि खंभों पे, स्तूप पे, चट्टानों पे, या ताम्र पत्तों यानी कि तांबे के पत्तों पर, ठीक है, और पत्थरों चट्टानों पर जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। आप सभी को पता है कि उस समय प्राचीन इतिहास के समय इतना संचार तकनीक जो आज के समय आधुनिक ज़माने में मौजूद है वो तो मौजूद नहीं था। तो उस समय राजा अपने फरमान, अपने आदेश या अपने जो भी उनके निर्णय होते थे, जो भी उनके नियम कानून होते थे, जो उन्हें लागू करना होता था, तो लोगों तक वो अभिलेखों के द्वारा ही खबर पहुंचाते थे अपनी प्रजा तक, ठीक है। तो अभिलेख वो होता है, ऐसा लेख होता है जो प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर लिखा जाता है। एपिग्राफी क्या होता है, तो एपिग्राफी का मतलब होता है अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या फिर एपिग्राफी कहते हैं। इंग्लिश में एपिग्राफी कहते हैं और हिंदी में पुरालेख शास्त्र कहते हैं। यानी अभिलेखों का जब अध्ययन किया जाता है, जो भी अभिलेख हमें मिलते हैं खुदाई करके, उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एपिग्राफी या फिर पुरालेख शास्त्र। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। पेलियोग्राफी की बात करें तो ये क्या होता है, जो अभिलेख में जिस भाषा की लिपि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो, दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या फिर पेलियोग्राफी कहते हैं। इसका मतलब अभिलेख और बाकी जो भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं, दस्तावेज हैं, यानी पुस्तकें हैं, जिनसे हमें उस समय के प्राचीन तिथियों के बारे में, कि वो किस समय के अभिलेख हैं, उन सब के बारे में जब अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं पुरालिपि शास्त्र या फिर पेलियोग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक्स। इसका क्या मतलब है, न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब है सिक्कों का अध्ययन। तो जब सिक्कों का अध्ययन किया जाता है उसको मुद्रा शास्त्र कहते हैं, यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम कुछ सिक्के से जुड़े फैक्ट पढ़ते हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, सिक्के, भारत के प्राचीन जो सिक्के थे उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत के प्राचीन सिक्कों को किन नामों से पुकारा जाता था, तो पंचमार्क या फिर आहत सिक्के। और जितने भी साहित्य रहे हैं ऐतिहासिक हमारे उस समय के, उसमें जो है सिक्कों को कारशापण कहा गया है। तो सिक्कों को कारशापण भी कहा गया है और पंचमार्क और आहत सिक्के भी कहा जाता था। और जो उस समय सिक्के जो उस समय के मिले हैं, तांबे, चांदी, सोने, शीशे, चारों प्रकार से बने हुए मिले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में सिक्कों में राजाओं और देवताओं का नाम, तिथियां उल्लेखित मिलते थे, ठीक है। उसके पश्चात थोड़ा सिक्कों का जो है स्वरूप वो बदल गया था। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सोने के लिखित सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे, तो कुषाण राजाओं ने। कुषाण राजाओं ने सोने के लिखित सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो गुप्त वंश के शासकों ने, गुप्त वंश के राजाओं ने सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए थे। और हालांकि सबसे पहली बार सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण वंश के राजा थे, ठीक है। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो हमें उनके सिक्कों में, उनके समय के सिक्कों में वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की तस्वीर मिली है। तो इससे ये समझ में आता है कि वो संगीत प्रेमी रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी जो फैक्ट है यहाँ पर सिक्कों से जुड़े हुए, जैसे कि सातवाहनों ने, यानी कि सातवाहन वंश के जितने भी राजा थे उन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि किस वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो सातवाहन। और गुप्त काल में एक बात आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था, सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे और चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे,
ठीक है, तो ये तो हो गए सिक्कों से जुड़े हुए फैक्ट। उसके बाद अब देखते हैं अभिलेख से जुड़े हुए क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो अभिलेख के बारे में आपको पता हो ही गया कि अभिलेख क्या होता है। मुहर, प्रतिस्तंभों, चट्टानों, पत्थरों, तामपत्रों पर जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। और कई बार ये मंदिर के दीवारों पर भी और ईंटों और गुफाओं में भी और मूर्तियों पर भी लिखे जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक जो अभिलेख हमें मिले, मतलब जहाँ पर संग्रहित किए गए हैं, सबसे ज़्यादा अभिलेख का जो भंडार है वो कहाँ पर है, अभी वर्तमान में मैसूर संग्रहालय में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मतलब अभिलेख जो संग्रहित जिस संग्रहालय में, जिस म्यूजियम में किया गया है वो मैसूर का म्यूजियम है, मैसूर संग्रहालय है। ठीक है, उसके बाद मौर्य और मौर्येतर और गुप्त काल के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम। ठीक है, उसमें मौर्य वंश और उसके बाद और गुप्त काल के जो राजा थे उनके अभिलेखों को इकट्ठा संकलित किया गया है एक जगह पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लिपियों की बात करें अभिलेखों में, तो अभिलेखों में जो प्रयुक्त लिपियां थी, सबसे ज़्यादा अगर लिपियां प्रयुक्त अगर हुई है तो प्राकृत, ब्राह्मी और खरोष्ठी। ध्यान रखना, अशोक के शिलालेख जो है और सबसे ज़्यादा शिलालेखों को, अभिलेखों को मतलब जारी करने का जो श्रेय है अशोक को ही जाता है। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख थे, पत्थरों पे जिन्होंने लेख लिखे थे अभिलेख, ठीक है, वो ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं और खरोष्ठी लिपि में पाए जाते हैं और थोड़े बहुत प्राकृत लिपि में भी मौजूद है। ठीक है, तो मुख्यतः ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में उन्होंने जो अपने अभिलेखों को लिखवाया। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे कि हिंदी की देवनागरी लिपि लिखी जाती है, और खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे कि उर्दू की फारसी लिपि लिखी जाती है वैसे ही। और कुछ अभिलेख यूनानी और आरामाइक लिपि के भी लिपि में भी लिखे गए हैं। ठीक है, जिनका मतलब भंडार कह सकते हो, या फिर जो संग्रहित कहाँ पर है, कहाँ से मिले हैं, कहाँ पर है, मतलब पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। ठीक है, और अगर हम बात करें कुछ और भी इससे जुड़े हुए जो तो अशोक के जो दो शिलालेख थे, जो मेरठ में यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ में और हरियाणा के टोपरा जिले में, ठीक है, यहाँ से फिरोज शाह तुगलक जो 14वीं सदी में यहाँ के सल्तनत कालीन के जो सुल्तान थे तुगलक वंश के, फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मेरठ और हरियाणा के टोपरा में जो स्थित अशोक के दो शिलालेख थे उनको वहाँ से उखड़वा कर दिल्ली ले आई थी। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि शिलालेखों, अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाला कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप, जिसने कब पढ़ा, 1837 में। तो पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अभिलेखों की जो ब्राह्मी लिपि है उसको पढ़ा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख और उसके शासक, यानी कि किस शासकों के दौरान कौन कौन से अभिलेख आए। यहाँ से भी कई बार मैचिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार तो बस ऑप्शनल भी आ जाते हैं। तो देखिए, समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के राजा थे, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति जो कहाँ से मिला है, इलाहाबाद से, और एरन अभिलेख जो कहाँ से मिला है, सागर मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के समय प्रयाग प्रशस्ति और एरन दो अभिलेख लिखे गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए रुद्रदामन जो शक वंश के थे, रुद्रदामन, उन्होंने जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात से प्राप्त हुए हैं, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभलेख जो गाजीपुर से प्राप्त हुए हैं, और खारवेल जो थे, कलिंग के जो खारवेल राजा थे, उन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन तो कई बार आया, और ये वाला क्वेश्चन कि रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख किसने मतलब जारी किए थे, तो रुद्रदामन ने। और खारवेल वाला भी बहुत बार आता है, हाथी गुम्फा अभिलेख किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल के अभिलेख हैं, तो कलिंग राजा खारवेल। उसका ऐहोल अभिलेख भी कई बार क्वेश्चन आता है, चालुक्य वंश के पुलकेशिन सेकंड ने लिखा, मतलब जारी करवाया था अभिलेख। और राजा भोज जो प्रतिहार वंश के थे, उन्होंने ग्वालियर प्रशस्ति मतलब अभिलेख जारी करवाया, और विजय सेन ने देवपाड़ा अभिलेख, और हर्षवर्धन ने मधुबन और बांसखेड़ा। ठीक है, और यशोधर्मन जो थे मंदसौर प्रशस्ति। ठीक है, तो और गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख जो कि सातवाहन वंश के राजा थे। उसके बाद
अभिलेख के से जुड़े जो भी तथ्य हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। देखिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जूनागढ़ अभिलेख किसके शासनकाल का अभिलेख है, तो रुद्रदामन के शासनकाल का, और ये संस्कृत में भाषा में जारी प्रथम अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है वो उनके दरबारी जो कवि रवि कीर्ति है उनके द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट कई बार आया भी हुआ है। और अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी और तीवर का उल्लेख भी मिलता है। यानी जो अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख है उसमें बाकी के और जो कारुवाकी और तीवर इनका भी उल्लेख मिलता है। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो है उसकी रचना किसने की थी, तो संधि विग्रहक जो था उनके शासनकाल में, उनके दरबार में हरिसेन, उन्होंने इस अभिलेख की रचना की थी। और वहीं भानुगुप्त के जो एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का जिक्र हुआ है, और इसमें जो गोपाल राज जो सैनिक थे उनकी पत्नी का सबसे पहला सती प्रथा का जो उल्लेख है उनके ही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि सती प्रथा के बारे में सबसे पहले कौन से अभिलेख में जिक्र किया गया है, तो एरन अभिलेख में, और वो भी किसका है, तो भानुगुप्त के शासनकाल का है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उनका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। उनमें चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के राजा थे, उन्होंने उदयगिरी गुहा लेख में बताया कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतना उनका लक्ष्य है। ठीक है, और तुमुन अभिलेख की बात करें तो उसमें कुमारगुप्त फर्स्ट को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त जो फर्स्ट थे उनको शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। और स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें हमें हूणों के बारे में जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो उसमें यशोधर्मन को क्या कहा गया, यशोधर्मन राजा थे तो उनको जननेंद्र की संज्ञा दी गई, जननेंद्र की उपाधि दी गई है। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के विजयों का वर्णन जो है वो हमें मेहरौली लोह स्तंभ लेख में मिलता है जो कि दिल्ली में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें विदेशी अभिलेख, ये तो हो गए जो भारत के अंदर शासकों के दौरान लिखे गए। कुछ विदेशी अभिलेख भी यहाँ मौजूद हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक है बोगाज कोई, एशियाई माइनर और मध्य एशिया से 1400 ईस्वी पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख वैदिक सब देवता। हाँ, ध्यान रखना है आपको कि जो बोगाज कोई है ये एशिया माइनर और मध्य एशियाई मतलब ये अभिलेख है, और ये 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया था। और इस अभिलेख में जो 4 वैदिक देवता है ना उनके नाम उल्लेखित किए गए हैं, मित्र, वरुण, इंद्र और नाशक। कई बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। उसके बाद हेलियोडोरस जो कि यूनानी राजदूत थे, ठीक है, हेलियोडोरस यूनानी राजदूत थे, उन्होंने उनका बेस नगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख, इसमें उन्होंने सनातन धर्म के बारे में, भागवत धर्म के बारे में, वासुदेव की आराधना की जानकारी दी है कि भागवत धर्म जिसमें वासुदेव की आराधना की जाती है उसके बारे में जानकारी गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है, जो कहाँ मौजूद है, तो बेस नगर में यानी कि विदिशा में। ठीक है, और ये किसके द्वारा रचित है, तो हेलियोडोरस जो कि यूनानी राजदूत था। ठीक है, उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, जो आधुनिक समय में कुछ ऐसे लेखक आए जिन्होंने भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दी है, तो वो है 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद 1776 में जो मनुस्मृति है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ठीक है, ये अनुवाद किया है, मतलब जो मनुस्मृति का जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया उस बुक का नाम है ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ठीक है, 1776 में। उसके बाद सर विलियम्स जॉन्स ने, जो कि आपको मालूम होगा एशियाटिक सोसाइटी के मतलब संस्थापक कहे जाते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जॉन्स अंग्रेजी शासन के समय में। ठीक है, तो इन्होंने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की पुस्तक है, रचना है, उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वहीं जो विल्किंस है 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विल्किंस ने। उसी तरीके से जो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ हैं उनकी पुस्तक है
अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उन्होंने उसमें प्राचीन भारत के एकदम सुव्यवस्थित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी दी है। विंसेंट आर्थर स्मिथ, इनकी पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद जो ब्रिटिश इतिहासकार थे A.L. बेशम ने वंडर दैट वॉज इंडिया, इसके बारे में लिखा है। ब्रिटिश इतिहासकार जो A.L. बेशम है, उन्होंने पुस्तक लिखी है वंडर दैट वॉज इंडिया। ठीक है, और जो D.D. घोष भी हैं, उन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखी है, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी का ये बहुत उत्तम स्रोत है, अच्छा स्रोत है ये। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी रचनाएं हैं जो अन्य लेखकों ने इंडिया के लिखे हैं, जिससे हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी है, जामोतवाहन ने दाएं भाग, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और रघुवंश ये लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये वाला तो कालिदास का। और विशाखा दत्त जो है, उन्होंने मुद्रा राक्षस, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाखा दत्त हैं। और देवी चंद्रगुप्तम, दो इन्होंने लिखी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो राजशेखर है, उन्होंने काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हर विलास और बाल रामायण लिखी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। और बाण भट्ट, इन्होंने हर्ष चरित्र लिखी है, जो कि हर्षवर्धन के दरबार के राजकवि थे, उन्होंने बाण भट्ट लिखी थी। और बिल्हन, उन्होंने विक्रमांक देव चरित्र लिखा है, ठीक है, इस राजा के बारे में लिखा है। अमर सिंह की बात करें तो उन्होंने अमर कोश लिखा है। पदम गुप्त ने नवसाहनसाक चरित्र लिखा है। सोमदेव ललित विग्रह राज ने लिखा है। मेरु तुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखा है। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखा है। अतुल ने मुशिक वंश लिखा है। नागसेन ने मिलिंद पान्हु, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, नागसेन की मिलिंद पान्हु है। और वराह मिहिर ने वृहद संहिता लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद भवभूति, ये उत्तर रामचरित्र है, ठीक है। और दंडी ने लिखा है काव्यादर्शन। और हेमचंद्र सूरी ने लिखा है कुमारपाल चरित्र। और जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद। भास ने लिखा है चारुदत्त। और स्वप्नवास उदत्ता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भास ने लिखा है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। और महर्षि वेद व्यास ने भगवत गीता और महाभारत लिखा है। और भर्तृहरि ने भक्ति शतक और क्षेमेंद्र ने दशावतार चरित्र। और कामंदक ने नीतिसार। और भरत ने नाट्य शास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कामंदक का नीति शास्त्र इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि ने रामायण लिखा है। और गोस्वामा तुलसीदास ने रामचरित्र मानस लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हरिशेन ने बृहद कथा कोश लिखा है। और माघ ने शिशुपालवध लिखा है, ठीक है। और सारंग देव ने संगीत रत्नाकर लिखा है। सुश्रुत ने शिशु संहिता लिखा है। नागार्जुन ने शत सहस्रिका। और बिहारी ने सत्सई। और नारायण भट्ट ने हितोपदेश। और सोमेश्वर ने लिखा है कीर्ति कौमुदी, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने सारे स्रोत जो है हमारे प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए, उनसे जो भी फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, उसके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी।